सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे संसाधन। जो पहले लेसन में अपन ने पढ़ा कि संसाधन होते क्या हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं, प्राकृतिक रूप से अपन को कौन कौन से संसाधन मिले हैं, इसके बारे में अपन ने पहले लेसन में पढ़ा। दूसरे लेसन में जो अपन ने पहला जो संसाधन अपन को प्राकृतिक रूप से जो मिला है उसके बारे में पढ़ा था कल, भूमि। उसके बारे में अपन ने कल पढ़ा। आज जिस संसाधन के बारे में अपन पढ़ेंगे वो है मृदा, और है मिट्टी। अब मिट्टी कहते किसे हैं, कैसे इसका निर्माण होता है, उसके बारे में आज इसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। पृथ्वी पर दानेदार कणों का जो आवरण है उसे ही अपन मृदा कहते हैं। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। मृदा का निर्माण के में जो कारक जो इसमें योगदान देते हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। मृदा का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जो है, जो पहला जनक सेल के स्वरूप और जलवायु की कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक जो है वो सबसे पहला आता है स्थलाकृति, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है। उसके बाद जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न रूप से मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद देखो मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अगला जो टॉपिक है अपना वो है मृदा का निम्नीकरण कैसे हो रहा है और उसका संरक्षण अपन कैसे करेंगे, उसको बचाएंगे कैसे। निम्नीकरण का मतलब है बच्चों कि वो जो बंजर होती जा रही है भूमि, अपनी जो मृदा मिट्टी अपनी बंजर या खराब होती जा रही है, उसको अपन कैसे बचाएंगे, कैसे उसका उपाय करेंगे। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण होता जा रहा है। प्राकृतिक रूप से भी और मानवीय रूप से भी मृदा का निम्नीकरण होता जा रहा है। निम्नीकरण में जो पहला कारक है वो है वनोन्मूलन। वनों का सबसे ज्यादा ह्रास होना, सबसे ज्यादा वनों का हनन होना, ये सबसे मूल कारक है मृदा निम्नीकरण के लिए। दूसरा है अतिचारण, बहुत ज्यादा पशुओं को चारण कराना या अतिचारण करना। तीसरा है रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, जो अपन केमिकल वाली जो दवाइयाँ जो मृदा के अंदर जो डालते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। उसके बाद एक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना, ये भी मृदा निम्नीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद वर्षा दोहन, अत्यधिक वर्षा होना, भूस्खलन होना, बाढ़ का आना, ये सब मृदा निम्नीकरण के कारक है। अब कारक के बाद अब इसका संरक्षण कैसे करेंगे, मृदा को बचाएंगे कैसे, इसके लिए देखिए आप, इसके लिए जो पहली विधि अपनाई है वो है मल्च बनाना। अब देखिए मल्च बनाना क्या होता है। जो पौधों के बीच अनावर्तित जो भूमि रहती है उसको किसी और उससे बड़े पौधे के रूप में ढक देना, उससे क्या है मृदा में आर्द्रता बनी रहती है। आर्द्रता यानी नमी बनी रहती है मृदा के अंदर, ये होती है मल्च बनाना। उसके बाद जो अगली विधि अपनाई है वो है वेदिका फार्म। देखो बच्चों वेदिका फार्म क्या होता है, चौड़े और समतल सोपान अथवा वेदिका त्रिभुज ढालों पर बनाए जाते हैं। सीढ़ी नुमा जिसको अपन कहते हैं वो के चौड़े समतल सोपान और वेदिका त्रिभुज ढालों पर बनाए जाते हैं।
ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। उसके बाद जो अगली विधि अपनाई है वो है समुच्चय रेखीय जुताई। जैसे अपन खेतों के अंदर जो जुताई करते हैं वो समुच्चय रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। जैसे ही पानी आता है तो ये जो समुच्चय रेखीय जो जुताई है ये उसको मृदा को रोकने का काम करती है। उसके बाद जो अगली विधि अपनाई है वो है रक्षक मेखलाएं। अब देखो बच्चों, रक्षक मेखलाएं क्या होती है? तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष की कतारों का निर्माण किया जाता है। वृक्ष लगाए जाते हैं कतारनुमा, जो लाइन से जो वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण को बचाया जा सके। ये होती है रक्षक मेखलाएं। ऐसी कई विधियां मृदा को रोकने के लिए, उसका निम्नीकरण रोकने के लिए बनाई जाती है। उसके बाद चट्टान बांध, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अपन किसी नदी के अंदर या कहीं अपन बांध बना लेते हैं तो उससे जो जल का प्रवाह है वो उसकी गति धीमी हो जाती है, उसके लिए चट्टान बांध बनाया जाता है। बीज की फसल उगाना, ये अगली विधि है, बीज की फसल उगाना। वर्षा के दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय में भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर कतारों में उगाई जाती है। ये बच्चों मृदा का कैसे बनी और इसका निम्नीकरण किस प्रकार हो रहा है और इसका संरक्षण के उपाय और इनको किन किन विधियों के द्वारा अपन इसको बचा सकते हैं, इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। और अब जो अगला टॉपिक आ रहा है अपना संसाधनों में, वो है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जल। देखो जो अपना अगला टॉपिक है, जो अगला संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से अपन को मिला है निःशुल्क उपहार में, वो है अगला है जल। जल ही जीवन है। जैसे आपको सबको पता है कि जल ही जीवन है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग, लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है या जल का है। 71% भाग जल से भरा हुआ है। जल प्रथम प्रधानमंत्री अपने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुत सारी जल परियोजनाएं जो चलाई थी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इन परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का नाम दिया था। इन परियोजनाओं को, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू में, उन्होंने इन परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर या आधुनिक भारत का नाम दिया था। उन्होंने बहुत सारी बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं थी उनको शुरू किया था। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन है और ये पेयजल के रूप में और आधा जो जल है वो महासागरों के रूप में इस पृथ्वी पर है। यद्यपि आज भी महासागरों पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग से ढके हुए हैं। जो अगला जो संसाधन है जल, वो प्राकृतिक रूप से अपन को निःशुल्क उपहार में मिला है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल भरा हुआ है। जो आधा जो जल है वो लवणीय रूप में महासागरों के रूप में अपनी पृथ्वी पर है। उसके बाद जल को बचाने के लिए कई विधियां अपनाई गई है। उसमें से अपना जो टॉपिक है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन, जल को कैसे बचाएंगे, कैसे नहीं बचाएंगे, इसका प्रबंध कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सारी परियोजनाएं और बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं निकाली गई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई है,
जैसे जैसे जनसंख्या की आवश्यकताओं को या उनकी बढ़ती हुई मांग को लेकर उनकी पूर्ति के लिए अपन को जल प्रबंधन करना आवश्यक है। वर्षा की अनियमितता और सूखे अकाल से निपटने के लिए जल प्रबंधन या संरक्षण करना आवश्यक है। इसके लिए जो अपने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुत सारी जल प्रबंधन के लिए बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आवरण किया। उन्होंने बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शुरू किया। उन्होंने इन परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर कहा, भारत को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। उसके बाद जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन है जो पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग को जल से ढका हुआ है। इसलिए इसको जल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को इसको क्या कहा जाता है? जल ग्रह। लगभग 3.5 अरब लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ है। जैसे कहा गया है कि 3.5 अरब वर्ष पहले अपना जो जीवन है वो महासागरों से ही शुरू हुआ है। विविध प्रकार के पौधे और जंतु जो अपन को जल में पाए जाते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के उपयुक्त नहीं है। जो महासागरों में जो जल भरा हुआ है वो मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। जो अपने मानवीय उपयोग के लिए है वो केवल 2.7% ही अपने लिए उपयुक्त माना गया है। लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। लगभग 70% भाग तो बर्फ से ही ढका हुआ है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच बाहर है। केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध है। ऐसा माना जाए तो केवल 1% अपने लिए उपयुक्त माना गया है। मानव उपभोग के लिए भौम जल, उसके बाद नदियों और झीलों का जल और जलवाष्प के रूप में ही पाया जाता है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग कर लेता है। ऐसा माना गया है सर्वे के अनुसार एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन में कम से कम 150 लीटर 150 लीटर का उपयोग कर लेता है। पृथ्वी पर ना तो जल को घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। इसकी मात्रा स्थिर रहती है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। इसको अपन अलग अलग स्थानों पर इसकी विविधता पाई जाती है। कहीं जल कम है, कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वहां की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु और भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। वाष्पीकरण के द्वारा ये पुनः चक्रण में रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र भी कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये जो चक्रण है वाष्पीकरण वाला, इसको जल चक्र भी कहा जाता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने के लिए, बाकी और कामों में भी मनुष्य जल को उपयोग में लेता है। जल मनुष्य के लिए एक वरदान साबित हुआ है। जल जो प्राकृतिक रूप से अपन को, ये जो जल संसाधन जो अपन को मिला है प्राकृतिक रूप से, ये मनुष्य के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मनुष्य जल को कई रूपों में काम में लेते हैं। जैसे कृषि के लिए
भोजन के लिए, बढ़ते हुए नगरीकरण का जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए ये काफी कुछ चीजों में जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जल की जो उपलब्धता है और उसकी जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है उसके बारे में अपन देखें। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश जो हैं अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। बहुत से प्रदेश ऐसे हैं अभी भी जिनमें जल की बहुत कमी है। उसके बाद अपन जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, इन संसाधनों को कैसे बचाया जाए, जल जो संसाधन है उसको कैसे बचाया जाए। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। शुद्ध जल मिल पाना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। अपन इसके लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे वो देखिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है तथा इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। जल प्रदूषण हो जाता है तो अनुपयोगी हो जाता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहुत ज्यादा जल प्रदूषण होता जा रहा है। सबसे ज्यादा जो जल प्रदूषण होता जा रहा है वो बड़े बड़े औद्योगिक धंधों के कारण जल प्रदूषण होता जा रहा है। देखो जल प्रदूषण होता जा रहा है कई औद्योगिक धंधों के कारण। अपना जो जल संसाधन है, जल है जो अपन को प्राकृतिक रूप से एक उपहार में मिला है निःशुल्क रूप से, उसका अधिक से अधिक अतिदोहन होता जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए अपन को एक तो सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम और टपकन विधि आदि विधियों को अपनाकर अपन को जल को बचाना है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार अपन को जल संसाधनों का संरक्षण करना है और जल को बचाए रखना है। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।